नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लोक में। तो आज की इस वीडियो हम शुरुआत करने वाले हैं आपके KHM की सेकंड क्लास के बारे में, यानी कि सेकंड चैप्टर के बारे में। चैप्टर आपका 2 है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेमोरी संगठन। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और इसमें आपको कई सारे टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे और करीब आपको इसमें 10-12 नंबर का आपका टॉपिक आता है आपके एग्ज़ाम पेपर में। उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो यहाँ पर हम बात करेंगे। और ये आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, पूरी वीडियो देखिए तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। तो यहाँ पर हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक है आपका पहला है मेमोरी हायरार्की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेमोरी हायरार्की आखिर क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में। दूसरा टॉपिक है आपका रैम एंड रोम चिप्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सिलरी मेमोरी है, और उसके बाद एसोसिएटिव मेमोरी है, कैसे मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, और यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर है आपका, और रीड एंड राइट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर में जो मेमोरी होती है आपकी वो रीड राइट ऑपरेशन पर कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, जो कि है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की आखिर में होती क्या है? तो भाई कंप्यूटर में आपने देखा होगा, कंप्यूटर में जो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वगैरह का जो काम होता है, जो CPU होता है, उसमें आपकी कंप्यूटर में मेमोरी यानी कि लगी हुई होती है CPU में। CPU का हम यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको, आखिर में किस तरह से यहाँ पर मेमोरी लगी होती है। यहाँ पर आपका CPU 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ALU, दूसरा CU, और तीसरा होता है MU। यानी कि ALU आप जानते होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें सभी ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं, जोड़ गुणा भाग। कंट्रोल यूनिट जो आपकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, और मेमोरी यूनिट जो है वो आपका इसी सब्जेक्ट पर बेस है, जिसमें हम मेमोरी यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात कहा जाए तो कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की के द्वारा मेमोरी को ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित किया जाता है एक क्रम में, जिससे कि एक्सेस टाइम को कम किया जा सके। यानी कि जो आपका वर्किंग होता है उसको कम करने के लिए यहाँ पर मेमोरी हायरार्की का यूज़ किया जाता है, और एक सिस्टम में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को मेमोरी हायरार्की के द्वारा किया जाता है। इससे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, वो काफ़ी तेज़ी से फास्ट चलता है, यानी कि फास्ट मेमोरी मिलती है। मेमोरी हायरार्की को एक प्रोग्राम के बिहेवियर यानी कि स्वभाव के आधार पर विकसित किया जाता है, और प्रोग्राम के बिहेवियर को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसके बाद है मेमोरी हायरार्की के डिज़ाइन को 2 भागों में यानी कि 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 2 भागों में इसे बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका इसमें, जो कि है एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर के द्वारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप आदि वगैरह आते हैं। दूसरा पार्ट होता है आपका इसमें इंटरनल मेमोरी, या जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। इसे प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, यानी कि जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसी में आपकी रैम और रोम आती है। इसे डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, यानी कि इस मेमोरी में मेन मेमोरी, कैसे मेमोरी और CPU रजिस्टर वगैरह यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, डायग्राम समझिए आप। यानी कि यहाँ पर ये CPU रजिस्टर होता है, कैसे मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, और मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, और मैग्नेटिक टेप होती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कंप्यूटर के अंदर आपकी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वर्क करती हैं। एक्सेस टाइम इनमें बढ़ता है, और जो कैपेसिटी है यानी कि जो इनकी क्षमता है वो यहाँ पर बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। ये मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है, फिगर्स आप जिसे बोलते हैं। आप अच्छे से इसे नोट कर लें, आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से ये बनाना होगा।
उसके बाद यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके मेमोरी हिरार्की के, यानी कि मेमोरी पदानुक्रम इसे बोलते हैं। हिरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। तो पहली बात की जाए तो इसकी विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है परफॉर्मेंस। आखिर में इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? तो इसके द्वारा सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। पहले के सिस्टम में जब मेमोरी हिरार्की का प्रयोग नहीं किया जाता था तो मेन मेमोरी जो होती थी CPU रजिस्टर के बीच स्पीड का गैप बढ़ा देती थी, जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था, यानी कि बैड इफेक्ट वहाँ पर प्रदान होता था। दूसरी फीचर्स है इसका, यानी कि विशेषताएं हैं कि कैपेसिटी, यानी कि मेमोरी हिरार्की की कैपेसिटी का अर्थ यही होता है कि मेमोरी कितनी मात्रा में डेटा को स्टोर करेगी। मेमोरी हिरार्की में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि हम जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस टाइम की बात करेंगे। तो भाई यह रीड राइट रिक्वेस्ट जो होती है, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, वो डेटा अवेलेबिलिटी के बीच का इंटरवल टाइम होता है एक्सेस टाइम। जब हम हिरार्की के ऊपर से नीचे आते हैं तो एक्सेस टाइम बढ़ता है। कॉस्ट पर बिट है, जैसे कि हम हिरार्की में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ पर हम जाते हैं तो प्रत्येक बिट का कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसका अर्थ यही है कि इंटरनल जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और एक्सटर्नल मेमोरी की तुलना में, यानी कि जो आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। अब यहाँ पर हम एडवांटेज ऑफ हिरार्की की बात करेंगे, यानी कि इससे क्या क्या लाभ हमें प्रदान होते हैं। तो भाई यहाँ पर इसके लाभ की बात की जाए तो मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, इकोनॉमिकल होता है, यानी कि किफ़ायती होता है। और दूसरा पॉइंट यही है कि यह एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को हटा देता है, यानी कि जो बाहरी चीज़ें होती हैं उन्हें ये हटा देता है, रिमूव कर देता है। तीसरा पॉइंट कि इसके द्वारा डेटा को हम पूरे सिस्टम में फैला सकते हैं और यह जो होती है डिमांड पेजिंग और प्री पेजिंग को अनुमति प्रदान करती है, उसे रिक्वेस्ट भेजती है और इसके द्वारा स्वैपिंग और एफिशिएंट यानी कि कुशल हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये हैं इसके लाभ। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेमोरी की। अब ये आपका चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरुआत होने वाला है। ये जो आपका चैप्टर है पूरा मेमोरी बेस्ड होने वाला है। तो पहला पॉइंट हम यही ले लेते हैं कि आखिर में मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी एक तरीके से कहा जाए तो एक स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी वह स्टोरेज स्पेस होता है जहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक निर्देश इंस्ट्रक्शन संग्रहित यानी कि स्टोर होते हैं। मेमोरी वह जगह है जो प्लेस है जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी कंप्यूटर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। यदि हमें कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना है, इंस्ट्रक्शन देना है या फिर किसी भी तरह का डेटा इनपुट कराना है तो उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ पे रखा जाएगा? तो इसके लिए कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इस हिस्से का साइज समान होता है, इक्वल होता है और इन हिस्से को सेल बोला जाता है और हर एक सेल का एक पता होता है जिसको हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। और मेमोरी एड्रेस जो होता है मतलब कि सेल का पता जो होता है वो कंप्यूटर इस पते के जरिए डेटा कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ पर हाइड है, उसे ढूंढता है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, MP3 गाने हो गए, आपके वीडियो फाइल्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें एक सेल में रहती हैं और सेल एड्रेस 0 से शुरू होता है और जितने हिस्सों में सेल का भाग होता है उतने से एक कम इसका आखिरी एड्रेस होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 KB का मेमोरी है और उसका एक साइज़ है 1 बिट का, यानी कि 1 बाइट का उसका साइज़ है। तो जो आपकी मेमोरी होती है तो यहाँ पर 5 गुणा 1024 अगर इक्वल टू करे जाए तो करीब 5120 सेल होते हैं, मतलब खांचे बनेंगे और इतने 5120 इसके एड्रेस होंगे।
कुछ इस तरह की आपकी मेमोरी दिखाई देती है। जब आप अपना मदरबोर्ड देखेंगे, आपके पास जो भी पीसी हो, आप उसमें मदरबोर्ड देखना, इसी तरह की मेमोरी आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, आपकी मेमोरी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो ये इसका डायग्राम है, क्लासिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो मेमोरी है उसे डिवाइड किया जाता है 2 पार्टों में। यानी कि पहली होती है आपकी मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन मेमोरी है उसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर डिवाइड करने की बात करी जाए तो ये आपकी जो मेन मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसे डिवाइड किया जाता है नॉन वोलेटाइल में, केस मेमोरी में, और वोलेटाइल मेमोरी में आपकी रैम आती है। और जो रैम होती है आपकी वो डायनेमिक रैम होती है और एक स्टैटिक रैम होती है। ये रैम के प्रकार होते हैं। और जो आपकी रोम आती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि रोम, पी रोम, ई पी रोम या डबल ई पी रोम, ये इसके प्रकार होती हैं। और इसी तरह से जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो भी आपकी इसी में डिवाइड होती है, जैसे कि सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, मैग्नेटिक टेप हो गए आपके। और यहाँ पर इसका ये डिवाइड का पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पार्ट में यहाँ पर बटी हुई है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, या फिर आपकी ESD हो गई। और जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो आपकी यहाँ पर 2 पार्ट में बटी हुई होती है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो भी 2 पार्ट में बटी हुई होती है, जैसे कि जिप डिस्क हो गई और डिस्क पैक हो गया, और एक विंचेस्टर डिस्क होती है। और जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं आपकी वो यहाँ पर ब्लूरे डिस्क होती है, CD रोम होती है, CDR होती है, CDRW होती है, और एक DVD होती है। और जो आपकी ESD ड्राइव होती है वो आपकी फ्लैश मेमोरी यानी कि जिसे पेन ड्राइव बोलते हैं, और एक होती है मेमोरी कार्ड जिसे आप चिप बोलते हैं। ये इसका वर्गीकरण है, आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इनके बारे में हम डिटेल्स पूर्वक यहाँ पर बताएंगे आखिर में ये क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी आखिर में होती क्या है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं। यहाँ पर आपको चित्र में देखेंगे तो 2 ही प्रकार की हैं, लेकिन हकीकत में आपकी 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, और तीसरी होती है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी आखिर में होती क्या है। तो भाई इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, हमने अभी आपको बताया था। यानी कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसे ही मेन मेमोरी बोला जाता है। और जो मेमोरी होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन रखती है, यानी कि ये जो मेमोरी होती है इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करती है, जिस डेटा को कंप्यूटर में अभी इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी का स्पेस सीमित होता है, इसकी लिमिट सीमित होती है, और इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है जब तक, यानी कि जब आपकी बिजली चली जाती है तो इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है और इरेज हो जाता है। ये जो मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर सर्किट्स द्वारा बनी होती है, और इनकी रफ्तार जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। रजिस्टर की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा इनमें इंस्ट्रक्शन यानी कि स्टोर रहता है वो इस मेन मेमोरी में प्रोसेस्ड होता है, यानी कि इस डेटा का प्रोसेसिंग मेन मेमोरी में होता है। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, जिनके बारे में हम कहें तो एक आपकी रैम होती है और एक आपकी रोम होती है। अब इनके बारे में डिटेल्स पूर्वक बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट होती है आपकी रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरी होती है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम की बात की जाए तो रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को स्थायी तौर पर स्टोर करती है। यानी कि जब तक आपका कंप्यूटर चलता है, जब तक सॉफ्टवेयर ओपन रहता है, तब तक वो जो प्रोग्राम है वो उसमें स्टोर रहता है। और एक बार जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसमें जो डेटा होता है वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप मोबाइल लेने जाते हैं, कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं जब आप, तो उसमें आप देखते हैं कि 2GB, 4GB या 6GB, 8GB, और आपको 12GB तक के मोबाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जितनी GB का मोबाइल लेंगे वो उतनी तेज़ी से वर्क करेगा, यानी कि जितनी स्पीड उसमें होगी
वो उसकी मेमोरी के हिसाब से होगी। अगर आप 2 GB का मोबाइल लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, कोई ऐप स्लो चलता है, कोई ऐप ओपन ही नहीं होता। ये इस तरह के काम हैं जो आपकी लो मेमोरी में होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रैम का फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। और ये जो मेमोरी होती है ज़्यादा तौर पर कंप्यूटर में कम साइज़ में रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यह कम होती है। जैसे कि मोबाइल में यहाँ पर 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB और आपकी 8 GB, अब तो आपकी 12 GB तक आ चुकी है। तो अगला सवाल यही आता है कि रैम का काम क्या होता है, रैम किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जब भी आप अपने मोबाइल को चलाते हैं तो उसमें एक गेम खेलते होगे, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, एडिट वगैरह करते हो, इन सब के लिए मोबाइल को स्पेस चाहिए और जो स्पेस होता है वो रैम के ज़रिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है। और एक आसान सा उदाहरण देकर आपको बताता हूँ, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो वह बाथरूम में जाकर तो नहीं खेलते होगे, उसके लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए, जैसे कि प्लेग्राउंड या फिर गली में। तो ऐसे ही जब आप अपने मोबाइल में दिन भर कुछ भी काम करते हो, वह सब काम आपकी मेमोरी में होता है, वह रैम ही होती है। इसीलिए बोलते हैं कि रैम ज़्यादा हुआ तो उतना ज़्यादा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में एक साथ चला सकते हैं, यानी कि जितनी बड़ी रैम होगी उतने अधिक आप उसमें एप्लीकेशन चला सकते हैं। रैम क्या करता है कि जब आप मूवीज़ देखते हैं या फिर गाना सुनते हैं या फिर गाना या मूवी मेमोरी कार्ड में रखते हैं, उसे सेव करते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, मूवी को मेमोरी कार्ड से निकालता है और रैम में मूवी को प्ले करता है। यानी कि जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आप एक साथ चलाओगे उतना ही ज़्यादा आपका रैम इस्तेमाल होगा और मोबाइल स्लो होता है जब आप छोटी जीबी का रैम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल स्लो होगा या फिर हैंग होगा, इसलिए जितना हो सके रैम को फ्री रखिए, खाली रखिए। जितनी भी ऐप आपके मोबाइल या पीसी में हैं उन्हें फ्री यूज्ड करिए, यानी कि जो आपकी यूजेबल एप्लीकेशन है उन्हें रखिए और जो आपके यूज़ में नहीं हैं उन्हें आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रैम आखिर में होती क्या है। जो आपकी रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब यहाँ पर आपको बात करें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे क्यों कहा जाता है, इसके बारे में। तो रैम में डेटा और इंस्ट्रक्शन सेल्स में स्टोर होता है और प्रत्येक जो सेल होती है वो एक रॉज और कॉलम से मिलकर बनी होती है, जिसका अपना एक यूनिट एड्रेस होता है, एक अद्वितीय पता होता है और इसे सेल पाथ भी कहा जाता है। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डेटा प्राप्त करता है और वो भी बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी अनुक्रम के ही, मतलब कि रैम में उपलब्ध डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है और इसी विशेषता के कारण इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि इसके फीचर्स और विशेषताओं की बात करें, तो भाई जो आपकी रैम होती है वो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये ज़्यादा महंगी होती है दूसरी की मेमोरी की तुलना में। यानी कि जो अदरवाइज आपकी जो जितनी भी रैम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं, लेकिन जो आपकी रैम होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो भाई सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी हद तक इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। जब बिजली बंद हो जाती है तो ये आपकी मेमोरी है, जो आपकी रैम हो वो आपकी इरेज हो जाती है और खाली हो जाती है। सारे प्रोग्राम, एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी में ही चलते हैं और इस मेमोरी को सीपीयू इस्तेमाल करता है और इसको कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। अब जो आपकी रैम होती है वो 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर हमने आपको वर्गीकरण में बताया था, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो इनके बारे में हम डिटेल्स पूर्वक बात कर लेते हैं आखिर में ये क्या होती हैं। तो भाई स्टैटिक रैम क्या है, इसकी बात की जाए तो ये स्टैटिक शब्द से ही पता चलता है कि ये स्थिर है, मतलब कि इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक इसमें बिजली आती जाती रहेगी, यानी कि इसमें जब तक सप्लाई रहेगी तब तक इसमें आपका डेटा रहेगा। इसी को एस रैम भी बोला जाता है। इसमें जो होती हैं आपकी 6 यानी कि 6 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं और कोई भी कैपेसिटर नहीं होता है। ट्रांजिस्टर को लीकेज को रोकने के लिए पावर नहीं चाहिए, ये पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपका ट्रांजिस्टर होता है को लीकेज को रोकने के लिए पावर नहीं चाहिए, ये पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है।
इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि जब अपन अपने कंप्यूटर में खोलते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है, तो उसमें आप रिफ्रेश वगैरह करते हैं बार बार, तो जो आपकी एस रैम होती है उसमें ज़्यादा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। एस रैम को डी रैम से भी ज़्यादा चिप्स चाहिए, यानी कि जो एस रैम होती है उसमें डी रैम से ज़्यादा चिप्स होती हैं। समान साइज का डेटा को स्टोर करने के लिए इसे एस रैम को बनाने में पैसे अधिक लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, और डी रैम की तुलना में, इसलिए एस रैम को कैश मेमोरी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स की बात की जाए स्टैटिक रैम की, तो ये बहुत दिनों तक चलती रहती हैं और इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं और कैश मेमोरी इनमें इस्तेमाल की जाती है और इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, महंगी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इन्हें पावर भी ज़्यादा चाहिए। अब बात करें डायनेमिक रैम की, यानी कि डी रैम की, तो भाई इसको डी रैम बोला जाता है क्योंकि ये जो एस रैम का काम होता है उसके पूरा विपरीत इसमें होता है, यानी कि इसको जो बार बार रिफ्रेश किया जाता है वो एस रैम की तुलना में सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी कि इसको रिफ्रेश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर डेटा को बरकरार रखना है तो ये केवल तभी संभव हो जाएगा जब तक कि आप मेमोरी को एक रिफ्रेश सर्किट के साथ जोड़ा ना जाए। अधिकांश समय इस डी रैम को सिस्टम मेमोरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये डी रैम जो होती है आपकी एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर हम डी रैम की बात की जाए करैक्टरिस्टिक्स की और विशेषताओं के बारे में, तो ये बहुत दिनों तक कम चलती हैं, यानी कि ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं और इनको जो रिफ्रेश करने की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि बार बार इसे रिफ्रेश किया जाता है। काफ़ी स्लो होती हैं और कैश मेमोरी की तुलना में इनका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और सस्ती भी होती हैं और इन्हें पावर भी कम चाहिए होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, जो कि आपका मेन मेमोरी का पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप रोम बोलते हैं। तो भाई रोम क्या है और रोम किसे कहते हैं ये आपको बता देते हैं कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब यही है कि यह एक ऐसी मेमोरी है या ऐसी डिवाइस है जिसे स्टोरेज मीडियम होती है जो कि इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, यानी कि रोम में आप कोई भी डेटा सेव करेंगे तो आप उसे किसी भी समय किसी भी वक्त डिलीट कर सकते हैं। इसमें डाटा जो है आपका इरेज नहीं होता है, चाहे आपकी पावर कट हो जाए चाहे आपकी बिजली चली जाए, इसमें डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है और इसके बारे में आपको पिछले आर्टिकल में हमने बताया था, पिछले भी कई सारी वीडियो में बताया था। जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी हमने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा होती है आपकी रोम। तो यहाँ पर हम इसकी बात करें तो इस मेमोरी से जो वर्किंग होती है, इसको क्या होता है कि इसमें एक मेमोरी को रीड कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो रीड प्रॉब्लम है, जो इसकी प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है और जो प्रोग्राम होता है इसमें फिक्स होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें एक परमानेंट मेमोरी है और इस प्रोग्राम को हम काफ़ी आसानी से बदल नहीं सकते हैं। जैसे इसका सही जवाब है, जब आप कंप्यूटर को ख़रीदते हो तो उसमें बायोस प्रोग्राम सबसे पहले ही रहता है। ये सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है और इसके साथ बायोस कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम को लिंक करता है। यहाँ पर एक छोटी डेफिनेशन में कहा जाए रोम के बारे में, तो रोम एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इसका केवल डाटा पढ़ा जा सकता है, यानी कि इसे रीड किया जा सकता है, भाई इसमें नया डाटा जोड़ा नहीं जा सकता। और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि पावर कट होने पर भी डेटा मेमोरी से डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर फंक्शनलिटी से संबंधित दिशा निर्देश स्टोर किए जाते हैं। और यहाँ पर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो रोम एक स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है और इसमें कंप्यूटर की सभी बेसिक फंक्शनलिटी, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह या डेटा वगैरह होता है वो स्टोर किया जाता है। और ये एक रीडेबल मेमोरी होती है जिसे रीड किया जाता है। कीमत की बात करें तो रोम जो होती है वो रैम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और जो आपकी रोम होती हैं बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, वहीं वो भी ज़्यादा रिलीजेबल हों तब। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रोम के प्रकार के बारे में। तो 4 प्रकार की आपकी रोम होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
एक है आपकी मास्क जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम डी रैम भी बोलते हैं। पी रोम है जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और आपकी ई पी रोम है जिसे इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और एक होती है आपकी डबल ई पी रोम जिसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब इनके बारे में हम डिटेल्स पूर्वक बात कर लेते हैं आखिर में ये क्या होती हैं। तो ये सबसे पहले वाला जो रोम है, ये आजकल की दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ही नहीं होता है। यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी होती हैं वो हार्ड वायर डिवाइसेस होती हैं जिसमें पहले से प्री प्रोग्राम डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है। इस तरह के मेमोरी काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे उस ज़माने में, लेकिन अभी की तुलना में जो आपकी मास्टर मेमोरी है डी रैम है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है और कहीं भी आपको ज़्यादातर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। दूसरी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम पी रोम बोलते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसको हम एक बार में ही बदल सकते हैं। यहाँ पे बदलना मतलब कि पी रोम में कुछ नया प्रोग्राम डालना और उसको अपडेट भी बोला जाता है। और एक बार अपडेट करने के बाद कोई भी इसको दोबारा अपडेट नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार इसमें प्रोग्राम डल गया तो आप उस प्रोग्राम को दोबारा नहीं डाल सकते हैं, यानी कि उस प्रोग्राम का डुप्लीकेट इसमें नहीं डाल सकते हैं। यूज़र ब्लैंक पी रोम खरीदता है और उसको यानी कि जो ब्लैंक यानी कि खाली खरीदता है, उसके बाद उसमें जो डेटा है वो वहाँ पर डाल देता है। और इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग के जरूरी इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं। और जो इसमें जो आपका प्रोग्राम होता है उसे इरेज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड है आपका इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम का ये जो होता है वो एक रोम का टाइप है। इसकी यही खासियत होती है कि इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और फिर से इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इस मेमोरी को इरेज करने का तरीका काफ़ी अलग है और जिसमें आपको इस मेमोरी को 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट से पास किया जाता है, तब जाके ये मेमोरी इरेज होती है। तीसरा प्रकार है आपका इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी रीड ओनली मेमोरी का एक टाइप होता है और इसकी खासियत यही होती है कि इस जो मेमोरी होती है इसे इरेज भी किया जा सकता है और इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है। यानी कि इस मेमोरी को डिलीट भी किया जा सकता है और इसमें प्रोग्राम यानी कि जो आपका डाटा होता है उसे डाला भी जा सकता है। इस मेमोरी को इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और करीबन कहा जाए तो इस मेमोरी को 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट से पास किया जाता है, तब जाके ये मेमोरी डिलीट होती है। थोड़ा यहाँ पर हम विस्तार में बात करते हैं। ई पी रोम इरेजर का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है और प्रोग्रामिंग करते वक्त प्रोग्राम करने का मतलब वही है कि अपडेट करना या कुछ नया प्रोग्राम डालना। इसके अंदर चार्ज को डाला जाता है जो करीबन 10 सालों से भी ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि चार्ज को बाहर निकालने के लिए कुछ रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो इस मेमोरी के अंदर रह जाता है। तो इसी चार्ज यानी कि इंस्ट्रक्शन को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट को क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो यानी कि IID के ज़रिए पास किया जाता है। इस लाइट के प्रभाव से ही सब कुछ चार्ज जो होता है आपका वो इरेज होता है, डिलीट हो जाता है। और ये थी जानकारी आपकी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम के बारे में। उसके बाद यहाँ पर चौथा टाइप है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। टेक्नोलॉजी के बदलाव से रीड ओनली मेमोरी को भी बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ी, इसी वजह से इस मेमोरी का इस्तेमाल हुआ था। इसकी खासियत यही होती है कि इसको हम 10,000 बार इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। बस 4 से 10 मिलीसेकंड के अंदर हम इस इरेज और प्रोग्राम को कर सकते हैं। हम इसमें मेमोरी को कोई भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी को हम इरेज और परमानेंट कर सकते हैं। हमको पूरे चिप को खाली करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इस एडवांटेज की वजह से डबल ईपी रोम आसान और धीरे भी होती है। आपने चिप देखा होगा, वो यही आपका चिप होता है डबल ईपी रोम। आप उसमें कितना भी डाटा कितनी स्पीड से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और डिलीट भी उतनी जल्दी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि रोम आखिर में वर्क कैसे करता है। जो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है उसकी वर्किंग क्या होती है। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन यानी कि ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक चट्टान
में ज़्यादातर अंतर नहीं होता है। मतलब कि दोनों की कंप्यूटिंग पावर एक समान होती है, जैसे कि आपका पत्थर हो गया और जो आपका कंप्यूटर हो गया, तो दोनों तरह एक तरह से वर्क करते हैं। इसलिए कुछ तो चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर के भीतर होना चाहिए, जो कि उसे ये बताए कि उसमें दूसरे हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव सभी अटैच्ड होते हैं, लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इसी को जनरली कहा जाता है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भले ही शुरुआत में आपका कंप्यूटर इतना ज़्यादा स्मार्ट ना हो, लेकिन बायोस चिप की मदद से आप कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी मदद हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। वो सभी स्टार्टअप रूटीन्स को एक्सेस करने में स्टोर की जाती हैं, और एक डिस्क ड्राइव जो होती है आपकी, और इसमें वो रैम का भी इस्तेमाल करते हैं। सभी प्रकार के कंप्यूटेशन के लिए यहाँ पर बायोस का इस्तेमाल किया जाता है। रैम के तरह ही रोम चिप्स में भी कॉलम्स और रो के कुछ ग्रिड होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये कॉलम्स और रोज इंटरेस्टेड करते हैं वो इन रोम चिप्स में फंडामेंटली अलग अलग होते हैं चिप्स आपकी रैम की तुलना में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपकी ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम ये आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है पढ़नी, आपको जितना करना है उतना बता दिया हमने। और यहाँ पर हम एडवांटेज की बात करें रोम की, तो इसकी जो प्रकृति होती है, यानी कि ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंटली यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसके डेटा आप अपने आप नहीं बदल सकते, बदलने से ही डेटा बदलता है। ये रैम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है और रैम से ज़्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है कि रैम में जो डेटा होता है वो जब तक रहता है, जब तक स्टोर रहता है, तब तक कि आपका पावर कट नहीं हो जाता। ये काफ़ी ज़्यादा स्थिर होती हैं, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें डेटा को बहुत सोच समझ के डाला जाता है, जिसको हम बार बार बदल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर रैम और रोम में अंतर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो भाई जो आपकी रैम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो आपकी रोम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये एक रैम जो होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम डेटा को टेम्पररी यानी कि अस्थायी रूप से स्टोर करता है। जो आपका रोम होता है वो डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, यानी कि डेटा इसमें डिलीट नहीं होता है। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी जीबी यानी कि गीगाबाइट्स में होती है, और जो आपकी रैम होती है, रोम होती है, वो स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि मेगाबाइट्स यानी कि एमबी में होती है। जो आपकी रैम होती है वो डेटा एक्सेस करने की जो स्पीड होती है उसमें हाई होती है, और जो आपकी रोम होती है इसमें डेटा एक्सेस करने की स्पीड स्लो होती है। रैम का काम जो होता है कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद प्रोग्राम्स को रन करने के लिए किया जाता है, और जो रैम का काम होता है वो डिवाइस में मौजूद डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। तभी तो आपके फ़ोन में या पीसी में रोम और रोम दोनों दिए जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा टाइप आपका जो कि वर्गीकरण में हमने बताया था सेकेंडरी मेमोरी, और जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो भाई ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है। इस कंप्यूटर मेमोरी में इसे अलग से कनेक्टेड किया जाता है, अलग से जोड़ा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात ये डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है, यानी कि जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी की कीमत की बात करी जाए तो भी ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी को हिंदी में सहायक मेमोरी कहा जाता है, और यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी में उस डेटा को स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग यूज़र तुरंत नहीं करता, यानी कि अर्थात उसमें उस डेटा को स्टोर किया जाता है जिसका उपयोग लंबे समय तक के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण आपको बताना चाहते हैं। जब आप कोई भी ऑनलाइन मूवी डाउनलोड करते हैं तो आप उसे ऑनलाइन नहीं देखना चाहते हैं, तो आप उसे अपने रोम में यानी कि रोम में स्टोर करते हैं बाद में देखने के लिए। सीधा इसी का सिद्धांत है, जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है इसी सिद्धांत पर वर्क करती है।
यह किसी कारण बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है, तब भी यह मेमोरी जानकर ये डेटा को स्टोर करके रख लेती है। ऑक्सिलरी मेमोरी के जो डेटा होता है वो सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जाता, मतलब कि इस मेमोरी के डेटा को पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है, फिर उसके बाद सीपीयू इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इस मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके कई सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई ये ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। रीयूजेबल होती है, यानी कि इसे एक बार प्रयोग करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कॉन्वेंशियल होती है कि इस मेमोरी को किसी भी समय हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है और कॉस्ट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी हमें ये मिल जाती हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी की बात की जाए तो ये दो टाइप्स की होती है, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की बात की जाए तो मैग्नेटिक डिस्क एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे धातु या मेटल या प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है। इस मेमोरी को बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग डेटा को रीड राइट एक्सेस करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और दोबारा से उसे यूज़ भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क अपने कार्य को पूरा करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस यानी कि चुंबकीयकरण प्रक्रिया को उपयोग करती है। मैग्नेटिक डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा को आसानी से मॉडिफाई और डिलीट किया जा सकता है। मैग्नेटिक डिस्क का आविष्कार जो किया था वो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा किया गया था सन 1956 में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क के फ़ायदों के बारे में, यानी कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो भाई सबसे पहला फ़ायदा यही है कि मैग्नेटिक डिस्क रैम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और इसमें डेटा को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, आसान होता है और ये बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकती हैं। यह मैग्नेटिक टेप की तुलना में डेटा को तेज़ गति से ट्रांसफ़र करती हैं और इसमें डेटा यानी कि जो आपका डेटा होता है वो करप्ट होने की संभावना इसमें कम होती है। यहाँ पर नुकसान की बात की जाए तो मैग्नेटिक टेप की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती हैं और इस मेमोरी को स्टोर करने के लिए स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें डेटा सुरक्षित नहीं होता है, यानी कि इसे हैक भी कर सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो भाई मैग्नेटिक टेप जो आपका होता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए एक पुरानी तकनीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पतली प्लास्टिक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है और इस रिबन के केवल एक तरफ ही डेटा को स्टोर किया जाता है। ये मेमोरी रीड राइट यानी कि मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके यूज़ की जाती है और जिसकी मदद से ये डेटा को लिख और पढ़ सकती है, यानी कि डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और तेज़ गति से वर्क करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कर सकती हैं। मैग्नेटिक टेप में डेटा को एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बैकअप लेने के लिए किया जाता है। आप बोलते हैं ना कि बैकअप ले लो, व्हाट्सअप बैकअप वगैरह, वो सारा इसी के कारण किया जाता है। और जो इसका साइज़ होता है 100 GB से 200 GB तक होता है, अर्थात यानी कि 100 से 200 GB तक डेटा को स्टोर इसमें किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर इसके नुकसान की बात की जाए तो भाई मैग्नेटिक टेप की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा कम कीमती होती हैं और इसे बनाने में कम खर्चा आता है। इसमें डेटा का बैकअप लिया जाता है और इसका उपयोग बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा को हम रीयूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और कॉम्पैक्ट भी होती हैं। नुकसान की बात की जाए तो भाई इनकी क्वालिटी होती है समय के साथ इनकी ख़राब हो जाती है और इसमें डेटा को मॉडिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, हार्ड होता है और इसमें डेटा को केवल विशेष प्रकार के डिवाइस में पढ़ा जा सकता है। ये मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में स्लो होती हैं। अब यहाँ पर तीसरा मेमोरी है आपका, हमने बताया था 3 प्रकार की आपकी मेमोरी होती हैं। तो यहाँ पर आपकी कैशे मेमोरी, तो भाई यहाँ पर कैशे मेमोरी की बात की जाए तो ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसका उपयोग CPU की स्पीड तथा परफॉर्मेंस यानी कि जो इसकी क्षमता होती है उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है।
कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। और जो आपकी कैश मेमोरी होती है ये CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर के रूप में वर्क करती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपका इसका फिगर दिखाएंगे। और इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो CPU द्वारा सबसे ज़्यादा बार यानी कि ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा CPU प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा और प्रोग्राम के हिस्सों को डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में और फिर प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि जहां CPU उन्हें आसानी से एक्सेस किया जाता है वहां पर इस मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है आपका प्रोग्राम। जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता है तो CPU सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ढूंढता है। यदि CPU को कैश मेमोरी में वो डेटा नहीं मिलता है तो CPU उस डेटा को लेकर अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है, अपना काम चालू रखता है। यदि डेटा नहीं मिल पाता है तो CPU उस डेटा को रैम या प्राइमरी मेमोरी में ढूंढता है जहां पर ज़्यादातर टाइम डेटा मिलने की संभावना होती है। कैश मेमोरी CPU के मुख्य भाग से डेटा एक्सेस करने को जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे CPU की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आप मान लीजिए जो आपका CPU है, अगर वो यहाँ पर 2 पर्सन खड़े हैं और यहाँ पर आपका CPU है, अगर डेटा इसके पास है तो आपको CPU को कम टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। अगर यही बात की जाए दूसरे मैन के टाइप में तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और स्पीड भी इसकी लो हो जाएगी। और जो आपकी कैश मेमोरी होती है ये एक छोटे आकार की चिप आधारित कंप्यूटर मेमोरी होती है जो मुख्य मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और कभी कभी इसे CPU मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह CPU चिप के बराबर बहुत ज़्यादा करीब होती है। कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और महंगी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU और मेन मेमोरी के बीच में इस कैश मेमोरी को यहाँ पर लगाया जाता है और ये कंप्यूटर में एक फास्ट मेमोरी का काम करती है। अब यहाँ पर इसके बात करी जाए कैश मेमोरी की टाइप्स की तो भाई इसमें लेवल्स के रूप में यहाँ पर इसको बांटा गया है, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि जो आपकी कैश मेमोरी है वो लेवल के रूप में यहाँ पर काम करती है। चित्र में आप देखिए जो आपका CPU और मेन मेमोरी के बीच में इसे लगाया गया है। यानी कि इसमें जितने लेवल इसके करीब होंगे वो सबसे ज़्यादा तेज़ होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से ये यहाँ पर वर्क करती है। यहाँ पर आकर इसका डेटा प्रोसेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो लेवल के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये पहले लेवल का कैश मेमोरी है, लेवल 1 केस, जैसे L1 केस या लेवल 1 केस के रूप में जाता है। जो आपका L1 केस मेमोरी होती है साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं और इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। यह मेमोरी CPU के काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी जो L1 की स्पीड होती है, और ये मेमोरी CPU के अंदर मौजूद होती हैं जो काफ़ी कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती हैं। यदि CPU 4 कोर वाला होता है तो हर CPU कोर का अपना एक लेवल होता है जो कि कैश मेमोरी में होता है। इसकी स्पीड CPU जैसी ही होती है। लेवल 1 कैश मेमोरी की साइज़ 2 KB से लेकर 64 KB की होती है। यहाँ पर लेवल 2 की बात की जाए तो यह दूसरे लेवल की कैश मेमोरी होती है जिसे L2 कैश या लेवल 2 कैश के रूप में जाना जाता है। लेवल 2 कैश मेमोरी जो होती है लेवल 1 कैश मेमोरी से साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड से लेवल यानी कि जो आपकी L1 होती है उसकी स्पीड से काफ़ी ज़्यादा कम होती है इसकी स्पीड। तो जो आपकी लेवल 2 मेमोरी होती है CPU के अंदर और बाहर कहीं भी मौजूद हो सकती है। यदि ये CPU के बाहर होती है तो ये एक हाई स्पीड बस के द्वारा CPU को कनेक्ट करती है। यदि CPU 4 कोर वाला है तो हर CPU कोर अपना एक लेवल अलग अलग रखता है। और यहाँ पर इसकी साइज़ की बात की जाए तो भाई ये 256 KB से 512 KB की होती है। और लेवल 3 की बात की जाए तो ये तीसरे लेवल की कैश मेमोरी होती है जिसे L3 कैश या लेवल 3 कैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और जो लेवल 3 कैश मेमोरी सभी प्रोसेसिंग यानी कि जो CPU होता है प्रोसेसर में नहीं होती है और ये कुछ हाई एंड प्रोसेसर में हो सकती हैं। ये साइज में लेवल 1 और लेवल 2 में थोड़ी बड़ी होती हैं जिससे इसकी स्पीड L1 और L2 से थोड़ी कम होती है। इसकी साइज़ की बात की जाए तो भाई ये 1 MB से 8 MB के बीच में होती हैं
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस केस मेमोरी कैसे कार्य करती है। तो कार्य की बात की जाए तो जब आपका CPU प्रोसेसिंग के टाइम किसी डेटा की ज़रूरत होती है, यानी कि जब आपके CPU को किसी डेटा की ज़रूरत होती है तो CPU सबसे पहले उस डेटा को लेवल 1 यानी कि L1 केस मेमोरी में ढूंढता है। यदि CPU को वो डेटा L1 केस मेमोरी में नहीं मिलता है तब CPU उस डेटा को L2 केस मेमोरी में ढूंढता है, और यदि उसमें भी रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिलता है तो उस डेटा को वो L3 केस मेमोरी में ढूंढता है। यदि CPU को किसी भी केस मेमोरी में वो डेटा नहीं मिलता है तो उसे केस हिट कहते हैं, और यदि डेटा किसी भी केस मेमोरी में नहीं मिलता है तो उसे केस मिस कहते हैं। यानी कि जो डेटा केस मेमोरी में मिल जाता है उसे केस हिट कहते हैं और नहीं मिल जाता है तो केस मिस कहते हैं। यदि CPU को किसी भी केस मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है तो CPU उसे प्राइमरी मेमोरी में सर्च करता है, यानी कि मेन मेमोरी में उसे ढूंढता है, और यदि वहाँ भी डेटा नहीं मिलता है तो CPU सेकेंडरी मेमोरी में उस डेटा को ढूंढता है जहाँ से CPU को रिक्वायर्ड डेटा मिल जाता है। जब पहली बार कंप्यूटर शुरू किया जाता है या पहली बार कोई एप्लीकेशन खोला जाता है तो केस मेमोरी या रैम में डेटा उपलब्ध नहीं होता है। इस स्थिति में CPU को हार्ड डिस्क ड्राइव से सीधे डेटा मिल जाता है। एक बार कोई प्रोग्राम ओपन हो जाता है तो बाद में आप जब भी कंप्यूटर शुरू करते हैं या एप्लीकेशन खोलते हैं तो CPU उस डेटा को केस मेमोरी या रैम मेमोरी से प्राप्त कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपका चैप्टर जो है वो आधा हो चुका है, आधा और रह गया है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक नहीं करते हैं आप। और यहाँ पर बात की जाए इसके और सब्जेक्ट हैं आपकी CSC 5th सेमेस्टर में, उनकी क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। और PDF नोट्स की बात की जाए तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको PDF नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे इसके